नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर 2023 को होने वाला जो मेरिट कम्स मीन्स का जो पेपर था उसका जो सेट वाला दूसरा वाला भाग है उसके मैं क्वेश्चन आपके सामने कुछ लेकर आया हूँ। उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उनको क्या आंसर उनके हो सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब ये 15 क्वेश्चन अब सेकेंड वाली वीडियो में बता रहा हूँ, 16 से लेकर 30 तक। तो देखिए अपन लोग यहाँ 16 प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम होता है यकृत। ठीक है, इसे अपन लोग लीवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होता है यकृत। तो 16 प्रश्न का उत्तर इसी नंबर का सही होगा। ठीक है, अब ये आता है 17 प्रश्न यहाँ पे आता है। तो 17 लिखा है रूमिनेट जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय कितने भागों में बटा होता है? जुगाली करने वाले का मतलब ये होता है जो मुंह चलाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, पचाते रहते हैं, है ना, खाना अंदर कर लेते हैं फिर बाद में उसे पचाते रहते हैं मुंह को चला चला कर, है ना। देखा होगा आपने गाय वगैरह भैंस वगैरह ये बार खाना घास खाने के बाद फिर मुंह को चलाते रहते हैं। तो इस तरह के जो पशु होते हैं उनके अमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? तो 17 प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का सही होना चाहिए। 3 अमाशय उनके अंदर होते हैं, है ना, भाग होते हैं। 18वां प्रश्न आता है कि पश्मीना सालें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती हैं? तो यहाँ पे अपन जाने पश्मीना सालें हमेशा देख सकते हैं हम लोग कश्मीर में बनाई जाती हैं, कश्मीर में बिकती हैं। अपन लोग जब भी देखते हैं बिकने आती हैं तो कहते हैं यार पश्मीना सालें हैं, यहाँ से खरीद लेंगे अपन लोग। तो ये कश्मीर में बनती हैं और कश्मीर में किससे बनती हैं? बकरियों से, है ना। कश्मीरी जो बकरियाँ होती हैं उनसे ये बनाई जाती हैं, कोमल बालों से, कश्मीरी बकरियों के बालों से बनाई जाती हैं पश्मीना सालें। तो ये 18 प्रश्न का उत्तर ही बी नंबर का सही होना चाहिए, कश्मीरी बकरी। ठीक है, 19वां जो प्रश्न आता है उसमें अपन देख रहे हैं कि सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? तो अपन जानते हैं विषमपोषी रहते हैं सभी जीवी, है ना, सभी प्राणी। किस तरह के मतलब वो समपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, कहने का मतलब। तो सभी प्राणियों को किस प्रकार के समूह में समूहीकृत किया गया है? विषमपोषी में किया गया है। ठीक, मतलब वो शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 20वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना जाता है? मतलब अगर उस ताप से ज़्यादा ताप बढ़ जाता है तो बुखार आ जाएगा बच्चे को, मतलब किसी को भी। कहने का मतलब ये तो ये 97 डिग्री लिखा हुआ है, 98 डिग्री लिखा हुआ है, 35 डिग्री लिखा हुआ है और 37 डिग्री लिखा हुआ है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है मानव शरीर का तो उसे अपन बुखार मानते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री से ज़्यादा हो जाए फ़ारेनहाइट में तो आदमी को बुखार माना जाता है, मतलब उसका शरीर का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि उसमें बुखार है। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस होता है। ठीक है, अब ये 21वां प्रश्न आता है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 21वें प्रश्न का उत्तर जो है सी नंबर का सही है। 22वां प्रश्न आता है, उसमें लिखा है चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी 22वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, फार्मिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है उसमें कोई सा लिखा हुआ है, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं अपन लोग और NaHCO3 कहते हैं। तो अपन देखते हैं बहुत कम अपन जानते हैं कि इसको अपन ये भी कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ दिख रहा है सूत्र में अगर देखा जाए ध्यान से तो लिख रहा है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो ये सही है, यानी कि ये ए नंबर का इसका सही होना चाहिए। तो 23वें प्रश्न का उत्तर नंबर ए सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, अगर वो नहीं होता तो फिर ये होता नाम। तो जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया गया तो ये वाला इसका रासायनिक नाम सही होगा। 23वें प्रश्न का ए नंबर का आंसर सही होगा। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कोई मांसाहारी जंतु, जो मांसाहारी जंतु होता है जिसके शरीर पर धारियाँ पाई जाती हैं, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना इनमें से किस क्षेत्र में होती है? तो वो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, है ना। तो जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, मतलब चीता के रहती हैं, चीता होता है उसमें धारियाँ रहती हैं,
तो बहुत तेज़ गति से भी दौड़ता है वो चीता, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, है ना। 25वां प्रश्न यहाँ पे आता है, उसमें देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मध्यम तापमान होता है और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 25वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, 26वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर लेता है। सिंपल सी बात है कि वो चीता ही होता है जो सबसे तेज चाल कवर करता है, बहुत तेज भागता है ना। आगे बढ़ते हैं और 27वां प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबक सुई में विक्षेप होता है, यानी चुंबकीय प्रभाव वहाँ पे बन जाता है। ये किस वैज्ञानिक ने देखा, तो ये देखा था क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, है ना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, इसने देखा था। 27वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट। ठीक है, अब 28वां प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वाहन रहते हैं उसमें जो पास में जो दर्पण लगा रहता है, जिससे अपन लोग बैक साइड की चीज़ों को देखते हैं, पीछे आने वाली चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो या फिर अपनी मोटरसाइकिल हो, तो उसमें जो पास में जो दर्पण लगे रहते हैं वो किस प्रकार के दर्पण होते हैं, तो वो उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, जिससे अपन को पीछे वाला वाहन आसानी से दिख जाता है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर अपन लोग वीडियो। चलिए आइए देखते हैं और अगला वाला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ 28 प्रश्न का उत्तर आपका ए नंबर का सही होना चाहिए, उत्तल दर्पण, है ना। जैसे कि पीछे की जो वस्तु है वो पूरी उसमें अपन को दिख जाए, जिससे अपन लोग आसानी से उसको साइड दे सके, तो उत्तल दर्पण साइड में लगा रहता है। अगला प्रश्न आता है 29वां प्रश्न, उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा है बिंब से बड़े साइज का आवासीय प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। बिंब और प्रतिबिंब होते हैं इस तरह से, तो बिंब से बड़े साइज का मतलब बिंब से बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आवासीय बनता है, इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहने का मतलब, तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। तो 29वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, अवतल दर्पण। अब आता है 30वां प्रश्न, है ना। 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। रोहन जो है अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर समझ लिया अपन लोगों ने। यदि वह दर्पण को 1 मीटर चलता है, दर्पण की ओर अगर वो 1 मीटर चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी पास आ जाएगा। अभी जो 4 मीटर की दूरी पर अगर दर्पण से है तो उसका प्रतिबिंब उससे रोहन से 8 मीटर की दूरी पर है, देख रहा है, 4 इधर और 4 इधर। लेकिन जब 1 मीटर दर्पण की ओर चलेगा तो वो रह जाएगा फिर यहाँ पे 3 मीटर, तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर रह जाएगा, यानी कि वो 6 मीटर रहेगा प्रतिबिंब किससे, रोहन से। तो यहाँ पे इस वाले प्रश्न का उत्तर जो है रोहन प्रतिबिंब से कितनी दूरी, बीच की दूरी कितनी है, तो वो 6 मीटर होना चाहिए। चित्र से भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि जब ये रोहन दर्पण की ओर चलेगा 1 मीटर तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर यहाँ पे आगे आएगा। इसका मतलब 1 मीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी कि 8 की जगह वो 6 दूरी पर रह जाएंगे, 6 मीटर की दूरी पर रह जाएंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं अगली वीडियो में आपको मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।